हेलो डियर नर्सिंग ऑफिसर एस्पिरेंट, स्वागत है आपका नर्सिंग वाईफाई कोचिंग में, जिसमें हम बात करेंगे आज माई सेल्फ मालव सर, जिसमें हम दो सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी और दूसरा फार्माकोलॉजी। जिसमें हम आप बात करेंगे ओबीजी के बारे में, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। फार्मा का डेमो किसी और दिन ले लेंगे या जैसे भी हमें टाइम मिलता है वैसे हम फार्मा को डेमो पे अपलोड कर देंगे। जिसमें हम बात करें ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, तो ऑब्स्टेट्रिक जो होती है और एक होता है गायनेकोलॉजी। तो सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं मैं कि ऑब्स्टेट्रिक मतलब क्या होता है और गायनेकोलॉजी मतलब क्या होता है। तो ऑब्स्टेट्रिक क्या है और गायनेकोलॉजी क्या है, दोनों अलग अलग कैसे है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो हम बात करें ऑब्स्टेट्रिक क्या होता है, तो ऑब्स्टेट्रिक के अंदर हम प्रेग्नेंट फीमेल के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में स्टडी करते हैं? प्रेग्नेंट फीमेल की, और उसके अनबोर्न चाइल्ड तक हम बात करते हैं। किसके अंदर? ऑब्स्टेट्रिक के अंदर। जैसे ही बच्चा बोर्न हो जाएगा तो बच्चे की बात हम पीडियाट्रिक के अंदर करते हैं, जो कि आपका डेमो अपलोड कर दिया होगा पीडियाट्रिक के बारे में। ठीक। गायनेकोलॉजी की अगर बात करें तो गायनेकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, तो गायनेकोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? नॉन प्रेग्नेंट फीमेल। जैसे कि अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, इसमें अगर कोई भी डिजीज कंडीशन के बारे में हमें बात करनी हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमें बात करनी हो, तो हम किस में बात करेंगे? गायनेकोलॉजी में बात करेंगे। जबकि अगर फीमेल प्रेग्नेंट होने के बाद कोई भी डिजीज कंडीशन हो जाए, नॉर्मल कंडीशन हो जाए, जो भी हम बात करेंगे वो किसके अंदर बात करेंगे? ऑब्स्टेट्रिक में बात करेंगे। राइट, यहाँ तक की बात समझ में आई? आगे चलें। यस, तो आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है जीडीएम। जीडीएम क्या होता है? जीडीएम होता है जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस। जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस के बारे में हम बात करेंगे। जेस्टेशनल मतलब क्या है? तो जेस्टेशनल मतलब वही हम बात करेंगे प्रेगनेंसी की, कि जहां भी आप जेस्टेशनल वर्ड देखोगे वहां आप क्या समझोगे कि बात किसके बारे में हो रही है? प्रेगनेंसी के बारे में हो रही है। बाकी डायबिटीज मेलाइटस आपने पढ़ा ही होगा कि डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है। फिर भी हम बात करते हैं कि डायबिटीज मतलब क्या होता है। तो डायबिटीज वर्ड का मतलब होता है, मीनिंग होता है इंक्रीज फ्लो ऑफ यूरिन। अगर कोई भी पर्सन या कोई भी पेशेंट ऐसा हो जिसके अंदर यूरिन का फ्लो इंक्रीज हो जाए, मतलब कि डायूरिसिस होने लगे, तो उस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं? तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटिक। जबकि मेलाइटस, तो मेलाइटस के अंदर ये बना हुआ है मेलाई वर्ड से, जिसका मतलब क्या होता है? तो जिसका मतलब होता है शुगर कंटेंट, या फिर आप बताते हैं ग्लूकोज। राइट, तो ग्लूकोज अगर इंक्रीज फ्लो ऑफ यूरिन के साथ साथ यूरिन के अंदर क्या दिखने लगे, तो ग्लूकोज का या शुगर अमाउंट दिखने लगे, तो हम क्या समझते हैं? तो हम समझते हैं कि इसको पेशेंट को क्या हो गया? डायबिटीज मेलाइटस हो गया। जबकि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस, तो इसके अंदर क्या कंडीशन होती है? तो इसके अंदर कंडीशन आप बताएंगे कि जेस्टेशनल मतलब प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड, जब भी फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके यूरिन में कुछ अमाउंट शुगर का देखा जाता है, और अगर ज्यादा अमाउंट देखा जा रहा है तो फिर आप क्या बता देते हैं? तो आप बताते हैं फीमेल को क्या कंडीशन डेवलप हो गई है, तो उस कंडीशन का नाम हो जाता है जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस। राइट, तो डायबिटीज के बारे में हम बात करते हैं और धीरे धीरे हम प्रेगनेंसी को इसमें ऐड करेंगे। तो डायबिटीज मेलाइटस जो कंडीशन है ये किसकी वजह से डेवलप होती है? तो आप बताते हैं एक हार्मोन की वजह से होती है जिसका नाम होता है इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए या फिर इंसुलिन रिलीज तो हो रहा है लेकिन रिसेप्टर पे काम ना कर पाए, तो इस कंडीशन में एक डिजीज डेवलप हो जाती है जिसका नाम क्या हो जाता है? डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है। जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस, अगर एक तो ऐसी कंडीशन जिसमें डायबिटीज इंसुलिन जो होता है वो रिलीज ही नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं? तो इसके बेसिस पे इंसुलिन अगर रिलीज हो रहा है तो क्या कंडीशन है, अगर रिलीज भी नहीं हो रहा है तो क्या कंडीशन हो जाती है? इसके बेसिस पे इसको दो टाइप से डिवाइड किया गया है, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 1 कंडीशन क्या होती है? तो टाइप 1 कंडीशन के अंदर आप बताते हो कि इसके अंदर इंसुलिन जो होता है वो रिलीज ही नहीं हो पाता, इंसुलिन नॉट रिलीज्ड। क्या क्या कंडीशन हो सकती है? तो आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंसुलिन रिलीज किस किस कंडीशन में नहीं हो सकता। तो पहली कंडीशन तो यह है कि इंसुलिन रिलीज कहां से होता है? तो आप बताते हैं इंसुलिन रिलीज जो होता है वो होता है हमारे पेनक्रियाज से।
पेनक्रियाज में बीटा सेल्स होती है, लैंगरहैंस सेल होती है, वहां से इंसुलिन रिलीज होता है। अगर किसी पेशेंट के अंदर पेनक्रियाज की ऑटो इम्यून बन गई, जिससे कि पेनक्रियाज डैमेज हो गया, कोई एक्सीडेंटल कंडीशन हो गई जिससे पेनक्रियाज डैमेज हो गया, या इनबोर्न ऐसी कोई कंडीशन हो गई जिसके अंदर पेनक्रियाज बन ही नहीं पाया, तो इंसुलिन रिलीज नहीं हो सकता। इंसुलिन अगर रिलीज नहीं होगा तो कंडीशन क्या डेवलप हो जाएगी, तो कंडीशन डेवलप हो जाएगी टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। दूसरा नाम क्या हो सकता है, तो क्योंकि इंसुलिन रिलीज नहीं हो रहा है तो इसमें इंसुलिन देने की जरूरत है हमें, इसलिए इसको हम बोल देते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। और दूसरी कंडीशन और भी नाम अगर इसको देना चाहें तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे हम इंसुलिनोपीनिया। क्या बोलेंगे, इंसुलिनोपीनिया। पीनिया वर्ड जहां भी आ जाए इसका मतलब आप समझ जाते हो डेफिशिएंसी हो जाना या अमाउंट में डिक्रीज हो जाना। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया है, तो डेफिशिएंसी हो गई है। किसकी डेफिशिएंसी, तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो गई है, इसलिए हमने क्या बोल दिया, इसको इंसुलिनोपीनिया बोल दिया। तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस जो होता है इसके बहुत सारे नाम है। पहला नाम हो गया हमारे पास इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। मतलब क्या है, तो ये पेशेंट जो होता है टाइप 1 का वो इंसुलिन पे डिपेंड करता है, मतलब इसमें हमें ड्रग जो देनी पड़ेगी वो इंसुलिन देना ही पड़ेगा। पेशेंट के अंदर इंसुलिन रिलीज का कोई भी सोर्स नहीं है। दूसरा नाम क्या हो गया, क्योंकि इंसुलिन रिलीज नहीं हो रहा है इसलिए इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो गई है। क्या बता देते हैं आप, तो आप बताते हैं इंसुलिनोपीनिया हम बोल देते हैं। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस कैसे अलग है टाइप 1 से, तो इसके अंदर आप बताते हैं कि इसके अंदर इंसुलिन जो होता है वो रिलीज तो होता है, तो आप बता सकते हैं कि इंसुलिन जो होता है वो डिक्रीज अमाउंट में रिलीज हो रहा है या फिर इंसुलिन प्रॉपर रिलीज हो रहा है। बट कंडीशन क्या हो जाएगी, तो इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं वो क्या हो गए, ब्लॉक हो गए। और इंसुलिन के अगर रिसेप्टर ब्लॉक हो जाते हैं तो आप बताते हैं कि इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाएगा। इंसुलिन का काम क्या होता है, इंसुलिन क्या काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, तो इंसुलिन दो काम करता है। पहला काम, सबसे मेन काम जो इंसुलिन का होता है, इंसुलिन का फंक्शन वो होता है हमारे पास कि ये ग्लूकोज जो भी हमने खाया उसका जो ग्लूकोज बना और साथ में पोटासियम, इसको क्या कर देता है, सेल के अंदर शिफ्ट कर देता है। राइट, क्या क्या काम करेगा, इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज और पोटासियम को सेल के अंदर शिफ्ट कर देगा। राइट, दूसरा काम क्या होता है, तो सेकंड वर्क जो होता है, अगर इंसुलिन जो होता है वो रिसेप्टर पे काम नहीं कर पा रहा तो इंसुलिन इंक्रीज हो जाएगा किसके अंदर, ब्लड के अंदर। कंडीशन का नाम क्या है, तो कंडीशन का नाम आप बताते हो हाइपर इंसुलिनिज्म। अब आप यहाँ से बता सकते हो कि हाइपर इंसुलिनिज्म कौन से टाइप डायबिटीज मेलाइटिस को बोलेंगे, तो आपका आंसर होगा टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। ऐसा क्यों बोलेंगे हम, तो हमने अभी अभी पढ़ा कि इसके अंदर इंसुलिन रिलीज तो होता है लेकिन रिसेप्टर ब्लॉक हो गए। रिसेप्टर अगर ब्लॉक हो रहे हैं तो इंसुलिन रिलीज होकर कहाँ पर आ रहा है, ब्लड में आ रहा है, लेकिन वो रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पा रहा। रिसेप्टर से अगर बाइंड नहीं होगा तो फ्रीली ब्लड में घूमता रहेगा और ब्लड में इंसुलिन का अमाउंट जो होता है वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। इस वजह से कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, हाइपर इंसुलिनिज्म बोल देते हैं, या हाइपर इंसुलिनीमिया भी हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दूसरा नाम, हाइपर इंसुलिनीमिया। मिया मतलब होता है ब्लड, कि ब्लड के अंदर क्या हो गया है, इंसुलिन का अमाउंट बढ़ गया है। जब भी ये कंडीशन डेवलप हो जाती है तो ये क्या काम करने लगता है, इंसुलिन जो होता है वो फैट का डिपोजिशन करने लगता है। क्या करने लगता है, फैट का डिपोजिशन करने लगता है। फैट जैसे ही डिपॉजिट होगा बॉडी के अंदर तो बॉडी में क्या चेंजेस आ जाएगा, तो बॉडी के अंदर आप बताते हो कि पेशेंट जो है, पर्सन जो है, उसमें ओबेसिटी होने लगती है, मोटापा बढ़ने लगता है। क्या डायबिटीज मेलाइटिस में वेट गेन होता है, तो बताते हैं यस वेट गेन होता है, लेकिन किस कंडीशन में, जिसमें इंसुलिन जो होता है वो रिसेप्टर पे काम नहीं कर पाएगा, मतलब कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो आपको बताना है कि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस जो होता है इसके अंदर इंसुलिन रिलीज होता ही नहीं है, और इंसुलिन अगर रिलीज नहीं होता तो इंसुलिन दोनों ही काम नहीं कर पाएगा। कौन सा काम नहीं कर पाएगा, तो पहला काम तो कि ग्लूकोज और पोटेशियम को सेल के अंदर शिफ्ट नहीं कर पाएगा। ग्लूकोज और पोटेशियम अगर सेल के अंदर शिफ्ट नहीं हुए तो बताओ क्या क्या कंडीशन डेवलप हो जाएगी, क्या क्या साइन सिम्टम देखे जाएंगे, तो पहला साइन देखा जाएगा हाइपरग्लाइसीमिया। क्या देखा जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया। अगर पेशेंट के अंदर
इंसुलिन अमाउंट नहीं है तो इंसुलिन सेल के अंदर ग्लूकोज और पोटेशियम दोनों को शिफ्ट नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज अमाउंट बढ़ेगा। कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। सेकंड, पोटेशियम भी बढ़ेगा ब्लड के अंदर तो कंडीशन को हम क्या बोल देंगे, हाइपरकैलेमिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड, तो बताओ इंसुलिन क्या काम करता था, दूसरा तो फैट का डिपोजिशन करता था। इसके अंदर इंसुलिन है ही नहीं तो फैट डिपोजिशन हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो फैट जो है वो डिपॉजिट नहीं हो पाता है, इसका मतलब इसके अंदर क्या हो सकता है, तो वेट जो होता है पेशेंट का वो लॉस भी हो सकता है। जबकि टाइप 2 कैसे अलग है, तो टाइप 2 के अंदर दोनों ही कंडीशन कि पहला इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा तो हाइपरग्लाइसीमिया तो देखा ही जाएगा क्योंकि सेल के अंदर ग्लूकोज शिफ्ट नहीं हो पाएगा। दूसरी कंडीशन हाइपरकैलेमिया भी देखा जाएगा, बट ब्लड के अंदर इंसुलिन अमाउंट बढ़ा हुआ है इसलिए ये क्या कर देगा, तो वेट गेन कर देगा। या फिर आप बताते हैं पेशेंट के अंदर क्या कंडीशन डेवलप हो जाएगी, तो ओबेसिटी डेवलप हो जाएगी, राइट। तो आप पेशेंट को देख के भी बता सकते हैं, एक आइडिया हम लगा सकते हैं कि इसको टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस होगा या टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होगा। यहाँ तक की बात समझ में आई कि हमने क्या क्या बात करी। तो हमने शुरू से हम बात करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। लिखने की कोई नीड नहीं है, जब हम पूरा बैच स्टार्ट करेंगे बैच में अच्छी तरीके से सब कुछ लिखेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। बस अभी ये देखना है कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कौन सी चीज़ समझने में दिक्कत आ रही है, क्या क्या हम पढ़ेंगे आगे क्लासेस जो भी होगी, हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो भी नॉर्सेट है, एएसआईसी, आरआरबी जो एग्जाम होते हैं उनमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक। तो हमने स्टार्ट किया था कि हम ओबीजी स्टार्ट कर रहे हैं। ओबीजी में दो टर्म हमने पढ़ी, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी। ऑब्स्टेट्रिक क्या है, तो इसमें प्रेग्नेंट फीमेल की स्टडी करते हैं, जबकि गायनेकोलॉजी के अंदर नॉन प्रेग्नेंट फीमेल की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, तो हमने जीडीएम स्टार्ट किया। जीडीएम मतलब होता है जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस। इसमें जेस्टेशनल मतलब प्रेगनेंसी है, डायबिटीज मतलब इंक्रीज फ्लो ऑफ यूरिन, एंड मेलाइटस मतलब शुगर कंटेंट या ग्लूकोज कंटेंट, कि ग्लूकोज कंटेंट बढ़ जाना यूरिन के अंदर, किसमें, प्रेगनेंसी में। क्या बोलेंगे, जीडीएम हम बोल देंगे, राइट। आगे हमने बात करी कि डायबिटीज जो होता है ये इंसुलिन की वजह से होता है, एक हार्मोन होता है इंसुलिन, इसकी वजह से हो जाता है। इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाना या रिसेप्टर पे काम नहीं कर पाना, दोनों ही कंडीशन के अंदर क्या डिजीज देखी जाती है, तो डायबिटीज मेलाइटस देखी जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो हमने टाइप 1 एंड टाइप 2 में डिवाइड किया। टाइप 1 जो कंडीशन है इसके अंदर इंसुलिन रिलीज ही नहीं हो पाता है। इंसुलिन अगर रिलीज नहीं होगा तो इसको हम बोलेंगे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, या फिर इसको बोलेंगे हम इंसुलिनोपीनिया। मतलब क्या कंडीशन, तो इसके अंदर इंसुलिन रिलीज नहीं हो पा रहा, इसका मतलब पेशेंट जो होता है वो टोटली डिपेंड्स ऑन इंसुलिन, वो इंसुलिन पे ही डिपेंड करेगा टोटल। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के अंदर क्या कंडीशन है, तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस जो होता है वो इंसुलिन डिक्रीज हो जाने की वजह से या फिर रिसेप्टर ब्लॉक हो जाने की वजह से प्रॉब्लम होती है। प्रॉपर इसमें भी इंसुलिन काम नहीं कर पाता, रिलीज तो होता है लेकिन काम नहीं कर पाता, राइट। तो इंसुलिन जब नॉर्मल अपना जो मेन इंपॉर्टेंट काम है, क्या काम है, तो ग्लूकोज और पोटेशियम को सेल के अंदर शिफ्ट करने का जो काम होता है, अगर वो नहीं कर पा रहा है तो फिर सेकंड काम स्टार्ट कर देता है जिसका नाम होता है फैट डिपोजिशन। और फैट डिपोजिशन होगा तो आप बताते हैं पेशेंट का वेट गेन हो जाएगा। यही डिफरेंस होता है टाइप 1 में और टाइप 2 में। नेक्स्ट, इसके अंदर इंसुलिन नहीं है। इंसुलिन नहीं है तो क्या होगा, तो जैसे ही सेल के पास ग्लूकोज नहीं पहुंच पाएगा तो सेल क्या करेगी, तो सेल जो होती है वो फैट को तोड़ना स्टार्ट करती है। फैट जो होता है उसका लाइसिस होने लगता है। किस कंडीशन के अंदर, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के अंदर। जैसे ही फैट टूटने लगेगा, फैट का लाइसिस होने लगेगा, तो जब भी फैट टूटता है तो इस कंडीशन में क्या बनने लगती है, कीटोन बॉडीज बनने लगती है। क्या बनने लगती है, कीटोन बॉडीज। क्या टाइप 2 के अंदर भी कीटोन बॉडीज बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। किस कंडीशन में बन सकती है, तो इसमें शुगर लेवल बहुत ज़्यादा पहुंच जाए, हाइपरग्लाइसीमिया बहुत ज़्यादा हो जाए, उस कंडीशन में बन सकती है, क्योंकि इसके अंदर इंसुलिन तो है तो थोड़ा बहुत सेल के पास पहुंचता है। बट अगर ज़्यादा हाइपरग्लाइसीमिया हो गया और सेल के पास ग्लूकोज बहुत कम अमाउंट में पहुंच रहा है, तो एक टाइम ऐसा आता है जब सेल क्या करती है, तो फैट का लाइसिस स्टार्ट कर देती है। और फैट का लाइसिस स्टार्ट करने पे आप बताते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के अंदर भी कीटोन बॉडीज देखने को मिल सकती है। क्या है डिफरेंस, तो आप डिफरेंस बताएंगे कि टाइप 1 के अंदर अर्ली स्टेज में कीटोन बॉडी देखने को मिलती है, जबकि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में लेटर स्टेज में कीटोन बॉडीज देखने को मिलेगी। बाकी और सब सिमिलर है। डायबिटीज मेलाइटस के अंदर आपने सुना होगा कि इसके क्लासिकल साइन के अंदर सुना होगा,
या फिर आपने सुना होगा 3P सिम्टम, आपने इसके सुने होंगे कि 3P सिम्टम्स देखे जाते हैं। कौन कौन से 3P सिम्टम होते हैं? तो पहले P का मतलब है पॉलीयूरिया, जिसी को तो हम डायबिटीज बोलते हैं, कि जब फ्लो ऑफ यूरिन बढ़ जाए। पॉली का मतलब इंक्रीज अमाउंट में, यूरिन का क्या हो जाना, एक्सक्रीशन हो जाना, इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलीयूरिया बोलते हैं। इंक्रीज अमाउंट। दूसरा होता है पॉलीडिप्सिया, तीसरा होता है पॉलीफेजिया। पॉलीडिप्सिया क्या है? तो पॉलीडिप्सिया है इंक्रीज थ्रस्टलेस एंड इंक्रीज हंगर हो जाना, भूख ज्यादा लगना, इसको हम बोलते हैं पॉलीफेजिया। जब भी आप डायबिटीज मेलाइटिस वाले किसी पेशेंट को देखोगे तो आप एक चीज़ महसूस करोगे। क्या चीज़ महसूस करेंगे? तो आप बताएंगे कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। भूख लगने का कारण बताओ। उसके ब्लड के अंदर तो बहुत सारा ग्लूकोज है ना, फिर भूख क्यों लग रही है? क्योंकि वो सेल के पास नहीं पहुंच पा रही। ग्लूकोज जो होता है वो ब्लड के अंदर तो ज़्यादा होता है, लेकिन सेल के पास नहीं पहुंच पाता है, और सेल के पास नहीं पहुंच पाएगा तो हंगर सेंटर जो होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है। इसलिए नेक्स्ट पी जो हम बात कर रहे हैं पॉलीफेजिया भी इसके अंदर देखा जाता है। पॉलीडिप्सिया क्यों देखा जाएगा या 3P सिम्टम ही क्यों होते हैं इसके अंदर? तो पहली कंडीशन तो हमने पढ़ ली कि पॉलीयूरिया होता है। पॉलीयूरिया की अगर हम बात करें कि पॉलीयूरिया क्यों होता है, तो आप बताएंगे कि ब्लड के अंदर क्या बढ़ जाता है? तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ जाता है, और ग्लूकोज अगर ब्लड के अंदर डाल दिया जाए, क्या ब्लड पहले थिन था, फिर उसके अंदर ग्लूकोज शुगर कंटेंट आ गया, तो ब्लड कैसा हो गया? थिक हो गया है। या फिर मैं इसको कंसंट्रेटेड बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? कंसंट्रेटेड हो गया। और जब भी ब्लड कंसंट्रेटेड हो जाता है तो सेल का फ्लूइड शिफ्ट होने लगता है। सेल फ्लूइड शिफ्ट होने लगता है कहाँ से कहाँ को? तो सेल टू ब्लड, ब्लड में शिफ्ट होगा। और जैसे ही सेल से ब्लड में फ्लूइड आएगा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो होता है वो शिफ्ट होके कहाँ आ जाता है? वेसल्स में आ जाता है। वेसल्स में आने की वजह से आप बताते हैं कि वेसल्स के अंदर फ्लूइड अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपरवोलेमिया। क्या बोलेंगे? हाइपरवोलेमिया। ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लूइड बढ़ गया है, हाइपरवोलेमिया बोलेंगे। मिया मतलब ब्लड, हाइपर मतलब ज्यादा, वॉल्यूम मतलब फ्लूइड। तो ज्यादा फ्लूइड हो गया है किसके अंदर? ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा? जीएफआर इंक्रीज हो जाएगी। जीएफआर मतलब ग्लोमेरुलोफिल्ट्रेशन रेट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और जीएफआर बढ़ने की वजह से यूरिन आउटपुट जो होता है वो भी क्या देखा जाता है? इंक्रीज देखा जाता है। यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो गया, पहला पी हमारे पास आ गया। दूसरा पी अगर बात करें तो पॉलीडिप्सिया। तो भैया यूरिन आउटपुट ज्यादा हो रहा है। दूसरी कंडीशन क्या हो रही है? सेल का फ्लूइड भी बाहर आ गया है, तो सेलुलर डिहाइड्रेशन हो रहा है, और सेलुलर डिहाइड्रेशन हो रहा है तो थ्रस्ट सेंटर जो होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है, और पेशेंट को क्या होगा? प्यास ज्यादा लगेगी। नेक्स्ट पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया के अंदर क्या पढ़ते हैं हम? तो पॉलीफेजिया के अंदर हंगर सेंटर जो होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है। हंगर सेंटर स्टिमुलेट होने के आप क्या बताएंगे कैसे हुआ हंगर सेंटर? क्योंकि ग्लूकोज जो है वो ब्लड में तो है, लेकिन सेल के पास नहीं पहुंच पा रही है, और सेल के पास अगर ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा तो हंगर सेंटर स्टिमुलेट हो जाएगा, जिस कंडीशन में क्या होगा कि पेशेंट को भूख बहुत ज्यादा लगेगी। तो इसके अंदर तीनों पी देखे जाते हैं नॉर्मल कंडीशन में। तब आप बता सकते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के सिम्टम्स क्या क्या होंगे? तो पॉलीयूरिया होगा, पॉलीफेजिया होगा, पॉलीडिप्सिया होगा। इसके साथ साथ में और क्या कंडीशन होगी? तो टाइप 1 की अगर हम बात करें तो टाइप 1 के अंदर आप हाइपरग्लाइसीमिया बताएंगे कि इसके अंदर हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। दूसरी कंडीशन आप क्या बताएंगे कि कीटोन बॉडीज अपीयर हो जाती है इन अर्ली स्टेज। नेक्स्ट कंडीशन आप क्या बताएंगे कि इसके अंदर वेट लॉस हो सकता है। जबकि आप टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में 3P सिम्टम तो बताएंगे ही बताएंगे, साथ में आप बताएंगे कि वेट गेन हो जाता है एंड कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन जो होता है वो लेटर स्टेज में होता है। राइट, यहाँ तक की बात समझ में आ गई सब लोग? आगे चले तो आगे हम कंडीशन की बात करते हैं कि अगर प्रेगनेंसी में ऐसा हो जाए तो क्या क्या चीज़ें देखी जाएगी। तो बिल्कुल प्रेगनेंसी में ऐसा होने पर भी सेम चीज़ें देखी जाती है कि प्रेगनेंसी में जब भी ये कंडीशन डेवलप हो जाएगी तो ऐसा ही देखा जाएगा। लेकिन प्रेगनेंसी होने पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि इंसुलिन आना बिल्कुल ही बंद हो गया है, लेकिन एक कंडीशन हो जाती है जिसको आप बोलते हो कि इंसुलिन आ तो रहा है लेकिन रिसेप्टर पे काम नहीं कर पा रहा है। मतलब अगर जीडीएम की हम बात करें तो जीडीएम कौन से टाइप का डायबिटीज मेलाइटस है? तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होता है। जीडीएम कौन से टाइप का डायबिटीज मेलाइटस? तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होता है।
ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें आगे, तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस जीडीएम के अंदर होगा कि इंसुलिन तो आ रहा है लेकिन रिसेप्टर ब्लॉक हो गए। किस वजह से ये हुआ है? तो एक हार्मोन जो कि प्लेजेंटा से रिलीज होता है। किससे रिलीज होता है? प्लेजेंटा से रिलीज होता है, जिसका नाम होता है HPL हार्मोन। क्या होता है? HPL हार्मोन। HPL मतलब क्या है? तो ह्यूमन प्लेजेंटल लैक्टोजन। कौन सा हार्मोन? ह्यूमन प्लेजेंटल लैक्टोजन। प्लेजेंटा से जो होता है वो मेनली 5 हार्मोन रिलीज होते हैं। एक HCG होता है, एक HPL होता है, एक प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन A होता है, एक एस्ट्रोजन होता है और एक प्रोजेस्टेरोन होता है। जिसमें हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? HPL के बारे में। कि HPL जो होता है ह्यूमन प्लेजेंटल लैक्टोजन, ये हार्मोन क्या काम करता है? तो ये इंसुलिन रिसेप्टर जो होते हैं उनको क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। और इंसुलिन रिसेप्टर अगर ब्लॉक हो जाएंगे तो कंडीशन डेवलप जो होगी उसको हम बोलेंगे टाइप 2 डायबिटीज। ऐसा क्यों हुआ? प्रेगनेंसी की वजह से हुआ, तो इसको हम कंडीशन को क्या बोल देंगे? जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस बोल देंगे। ठीक है। इसके अंदर और हम क्या क्या चीजें पढ़ सकते हैं? तो इसमें साइन सिम्टम क्या क्या देखे जाएंगे? तो साइन सिम्टम हम बात करते हैं मदर कि मदर के साइन सिम्टम क्या देखे जाते हैं। दूसरा हम बात करते हैं फीटस कि फीटस के अंदर हम साइन सिम्टम क्या देख सकते हैं। ठीक है। या फिर हम बात करते हैं फीटस की जगह करेक्ट वर्ड यूज करते हैं हम जो है न्यूबॉर्न के आफ्टर डिलीवरी क्या कंडीशन देखी जाएगी। मदर के अंदर क्या क्या चीजें देखी जाएगी? तो मदर के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया होगा। क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया। नेक्स्ट और क्या होगा? हाइपरकैलेमिया होगा। हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। ठीक है। पोलीयूरिया देखा जाएगा। ठीक है। और क्या क्या कंडीशन हो जाएगी? तो ब्लड कंसंट्रेटेड हो जाता है। हाइपरकैलेमिया जब भी कंडीशन डेवलप होती है तो हाइपरकैलेमिया क्या करता है? तो हार्ट पे इफेक्ट डालता है। हार्ट पे इफेक्ट डाल के क्या कर देता है? तो कार्डियक डिसअर्थमिया, कार्डियक डिसअर्थमिया कर सकता है जब भी हाइपरकैलेमिया हो जाता है। इसका क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइपरकैलेमिया हो गया तो क्या कंडीशन। अभी जो रिसेंट नोटसेट प्री निकला है उसके अंदर भी पूछा गया कि हाइपरकैलेमिया के अंदर क्या क्या ECG चेंजेस देखे जाते हैं। हाइपरकैलेमिया होने पे क्या कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो हाइपरकैलेमिया क्या कंडीशन? तो हाइपरकैलेमिया पोटाशियम का ज्यादा हो जाना। किसका ज्यादा हो जाना? इंक्रीज सीरम पोटाशियम लेवल। वही मिया मतलब ब्लड के अंदर पोटाशियम का लेवल बढ़ जाना, इसको हाइपरकैलेमिया कंडीशन को हम बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या देखा जाता है? तो नॉर्मल जो पोटाशियम अमाउंट होता है, नॉर्मल पोटाशियम अमाउंट कितना होता है? तो सीरम के अंदर नॉर्मल पोटाशियम अमाउंट होता है 3.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। 5.1 से अबाव हो जाना, इंक्रीज हो जाना, इसी कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं? हाइपरकैलेमिया बोल देते हैं। जो कि क्या क्या कंडीशन डेवलप कर सकती है? तो एक तो ये क्या कर सकती है? कार्डियक डिसअर्थमिया कर सकती है। दूसरी कंडीशन क्या कर सकती है? तो ECG चेंजेस देखे जाएंगे और ECG चेंजेस में टोल टी वेव देखी जाती है। हर दूसरे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइपरकैलेमिया होने पे क्या कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो आपको आंसर भर के आना है टोल टी वेव देखी जाती है। क्या देखा जाता है? टोल टी वेव देखी जाती है। टोल टी वेव किस में देखी जाती है? तो हाइपरकैलेमिया हो जाएगा तो कार्डियक डिसअर्थमिया में देखा जाएगा और ECG चेंजेस में टोल टी वेव देखी जाएगी। ठीक। क्या क्या पढ़ा हमने? तो हमने पढ़ा है कि अगर साइन सिम्टम की हम जीडीएम के अंदर बात करें तो मदर के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया देखा जाता है, हाइपरकैलेमिया देखा जाता है, पॉलीयूरिया देखा जाता है। हाइपरकैलेमिया देखने की वजह से हार्ट में क्या इफेक्ट देखा जाता है? तो कार्डियक डिसअर्थमिया हो जाता है और कार्डियक डिसअर्थमिया होने के साथ साथ ECG चेंजेस भी देखे जाते हैं। ECG चेंजेस क्या होंगे? तो टोल टी वेव हो जाएगी। क्या हो जाएगा? टोल टी वेव हो जाएगी। न्यूबॉर्न की अगर हम बात करें तो न्यूबॉर्न में क्या क्या चीजें देखी जाएगी? तो न्यूबॉर्न के अंदर मोस्टली इसी के साइन सिम्टम पूछे जाते हैं न्यूबॉर्न के। तो न्यूबॉर्न के अंदर जैसे ही बच्चा डिलीवर हो गया है तो
तो क्या कंडीशन देखी जाएगी? तो बच्चा डिलीवर होने के बाद आप बताते हैं कि पहले क्या कंडीशन थी, जब बच्चा डिलीवर नहीं हुआ था तब क्या कंडीशन थी? तो मदर से ग्लूकोज की सप्लाई फीटस को हो रही थी, तो पहले तो क्या कंडीशन? हाइपरग्लाइसीमिया। बट जैसे ही बच्चा बोर्न हो गया, अम्बिलिकल कॉर्ड जैसे ही कट हो गया है, तो अब क्या है? तो ग्लूकोज का सोर्स बंद हो गया है, और ग्लूकोज का सोर्स बंद होने पर इंसुलिन तो बच्चा जितना रिलीज कर रहा था उतना ही कर रहा है, इसका मतलब इंसुलिन ज्यादा हो गया है, ग्लूकोज कम हो गया है। तो कंडीशन क्या देखी जाएगी? तो कंडीशन देखी जाएगी हाइपोग्लाइसीमिया, इसके अंदर ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम देखा जाता है। दूसरा हाइपोकैलेमिया, इसके अंदर क्या देखा जाएगा? हाइपोकैलेमिया देखा जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि मदर के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया और न्यूबॉर्न के अंदर क्या देखा जाएगा? हाइपोग्लाइसीमिया। कैसे देखा गया हाइपोग्लाइसीमिया? तो हाइपोग्लाइसीमिया में आप बताते हैं कि जैसे ही पहले जब बच्चा बोर्न नहीं हुआ था तब मदर से ग्लूकोज की सप्लाई हो रही थी फीटस को, जैसे ही बच्चा बॉर्न हुआ उसको हम न्यूबॉर्न बोलते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग हुई तो ग्लूकोज का सोर्स जो मदर से आ रहा था वो बंद हो गया है, और इंसुलिन उतने ही अमाउंट में रिलीज हो रहा है बच्चे के अंदर। तो बताओ कंडीशन क्या देखी जाएगी? तो हाइपोग्लाइसीमिया देखी जाएगी, राइट? बच्चे के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा तो इंसुलिन भी ज़्यादा रिलीज हो रहा होगा, और इंसुलिन ज़्यादा रिलीज होता है तो वो क्या करता है? फैट डिपोजिशन करता है। क्या करता है? फैट डिपोजिशन। तो बच्चे का वेट जो होता है वो क्या हो जाता है? वेट इंक्रीज हो जाता है। कितने से ज़्यादा? 4 किलो से ज़्यादा हो जाता है। कंडीशन को हम बोलते हैं मैक्रोसोमिक। कि बच्चा जो होता है वो कैसा देखा जाएगा? तो मैक्रोसोमिक बच्चा देखा जाएगा। कैसा देखा जाएगा? मैक्रोसोमिक बच्चा देखा जाएगा। मैक्रोसोमिक मतलब क्या होता है? अगर न्यूबॉर्न का वेट 4 kg से ज़्यादा हो जाए तो आप कंडीशन को बोल देते हो मैक्रोसोमिक। और क्या क्या साइन सिम्टम देखे जाते हैं? तो बात करते हैं न्यूबॉर्न के अंदर ही, कि न्यूबॉर्न के अंदर और क्या क्या साइन सिम्टम देखे जा सकते हैं। तो इसके अलावा हम बात करें साइन सिम्टम की, तो मैक्रोसोमिक हो गया, और मैक्रोसोमिक अगर बच्चा हो गया तो यूट्रस में ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। ज़्यादा प्रेशर लगाने की वजह से टाइम से पहले ही डिलीवर हो जाएगा। तो बच्चा जो होता है वो कैसा होगा? प्रीमेच्योर होगा। कैसा होगा? प्रीमेच्योर होगा। प्रीमेच्योर, टाइम से पहले ही क्या हो जाएगा? डिलीवर हो जाएगा, मतलब कि 37 वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले ही डिलीवर हो जाएगा। जब बच्चा टाइम से पहले डिलीवर हो जाता है तो क्या क्या कंडीशन होती है? तो बच्चे के अंदर एक प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। किसके अंदर क्या डेवलप हो जाएगा? आरडीएस डेवलप हो जाएगा। और क्या क्या चीजें देखी जाएगी? तो हाइपर बिलिरुबिनेमिया। बिलिरुबिन लेवल जो होता है, बिलिरुबिन क्या है? तो बिलिरुबिन एक बाइल पिगमेंट है। बिलिरुबिन लेवल बढ़ जाता है और उसको हम क्या बोल देते हैं? अगर बिलिरुबिन बढ़ जाए किसी भी पेशेंट के अंदर तो उसको हम क्या बोलते हैं? जॉन्डिस कंडीशन बोलते हैं, पीलिया हो जाना बोलते हैं। तो हाइपर बिलिरुबिया देखा जाता है। क्यों देखा जाएगा? तो ये सब प्री मैच्योरिटी की वजह से देखी जाएंगी, कि प्री मैच्योरिटी की वजह से आरडीएस हो जाता है, लंग्स प्रॉपर मैच्योर नहीं हो पाए। दूसरा कि बच्चा जैसे ही डिलीवर होगा तो उसके आरबीसी जो होती है वो टूटने लगती है। नॉर्मली जब भी आप पीडियाट्रिक में पढ़ोगे तो पीडियाट्रिक में आप जॉन्डिस जब भी पढ़ेंगे तो 2 टाइप से जॉन्डिस पढ़ेंगे, एक होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस और एक होता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। कि बच्चा जब बॉर्न हो जाता है तो उसके अंदर 2 तरह के जॉन्डिस होने की संभावना हो जाती है, एक फिजियोलॉजिकल एक पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल क्या कंडीशन है? तो फिजियोलॉजिकल मतलब कि नॉर्मली ही, ठीक है, ये कोई डिजीज कंडीशन नहीं है। फिजियोलॉजिकल मतलब डिजीज कंडीशन से रिलेटेड ही नहीं होना, लेकिन पैथोलॉजिकल मतलब डिजीज से रिलेटेड होना। तो दोनों में डिफरेंशिएट क्या बताते हैं, कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं दोनों के अंदर? तो आप बताते हैं कि अगर जिस दिन बच्चा बोर्न हुआ है उसके 24 आवर के अंदर अंदर ही उसको जॉन्डिस डेवलप हो गया है तो ये पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है, मतलब कि किसी इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। लेकिन अप टू 3 डेज या फिर 72 आवर्स के अंदर अंदर डेवलप होता है तो उसको आप बता देते हैं, या फिर 72 आवर्स के बाद में भी डेवलप होता है तो उसको आप बता देते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। क्यों होता है? क्योंकि बच्चा जैसे ही बोर्न होगा तो टर्म हो या प्री टर्म हो, इसके अंदर आरबीसी जो होती है वो टूटने लगती है, और आरबीसी टूटने पर 2 तरह के बाइल पिगमेंट बाहर आते हैं, एक बिलिरुबिन एक बिलिवर्डिन। तो बिलिरुबिन जैसे ही बाहर आएगा इंक्रीज अमाउंट में हो जाएगा, जॉन्डिस कंडीशन डेवलप हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें कि हाइपर बिलिरुबिया
किसके अंदर ज़्यादा देखा जाता होगा? तो प्रीटर्म के अंदर ज़्यादा देखा जाता होगा, प्रीमेच्योर बच्चे के अंदर ज़्यादा देखा जाता होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आरबीसी जो होता है उसका ब्रेकडाउन और भी ज़्यादा होता है टर्म से, इसलिए इसके अंदर जॉन्डिस डेवलप हो जाता है बच्चे के अंदर। ठीक, डायग्नोसिस कैसे करते हैं? तो डायग्नोसिस के अंदर आप बताते हैं कि डायग्नोसिस में हम एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम होता है ओजीटीटी। क्या होता है? ओजीटीटी, जिसका नाम होता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि ओजीटीटी कब परफॉर्म करते हैं? तो आपका आंसर होगा 24 to 28 वीक ऑफ जेस्टेशन, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर। वो भी कब? लास्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होता है वो 12-12 वीक के बने हुए हैं। पहला जो ट्राइमेस्टर है उसको हम 0 से 13 वीक ऑफ जेस्टेशन बोलते हैं, 13 से 28 सेकेंड ट्राइमेस्टर, और 29 से लेके 29 से लेके जब तक बच्चा बोर्न नहीं हो जाता उसको हम बोलते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर हमें ओजीटीटी टेस्ट करना पड़ता है, जिसका एक सीक्वेंस होता है कि ओजीटीटी जो होती है वो 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। ठीक है, कितनी स्टेप में कंप्लीट होता है? 5 स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है। सबसे पहली स्टेप क्या होती है? फर्स्ट स्टेप, तो बिफोर या प्रायर 3 days ऑफ टेस्ट। टेस्ट करने से 3 दिन पहले फुल कार्बोहाइड्रेट डाइट दी जाती है, 400 ग्राम पर डे के हिसाब से दी जाती है। ठीक है, कितनी दी जाती है? तो 400 ग्राम पर डे के हिसाब से 3 दिन पहले ऐसी डाइट दी जाती है, जिससे कि पेशेंट को क्या होगा? तो पेशेंट का शुगर लेवल इंक्रीज होने लगेगा। 12 आवर बिफोर टेस्ट, जैसे कि अगर कल सुबह टेस्ट करना है तो उसके 12 घंटे पहले पेशेंट को क्या रखना होता है हमें? तो आपको रखना होता है NPO। NPO मतलब होता है नील पर ऑर्डर, कि पेशेंट को कुछ नहीं देना है। 3 दिन पहले तो क्या करेंगे? फुल कार्बोहाइड्रेट डाइट देंगे। फिर जिस दिन आपको टेस्ट करना है उससे 12 घंटे पहले आप पेशेंट को क्या रख देंगे? नील पर ऑर्डर रख देंगे। इसके बाद थर्ड स्टेप के अंदर आप क्या करेंगे? नील पर ऑर्डर क्यों रखा है? क्योंकि हमें क्या करना है? फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करना है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं? तो उसको हम क्या करेंगे? ग्लूकोज देंगे, कितना? तो 75 ग्राम अकॉर्डिंग टू WHO। WHO के अकॉर्डिंग हम 75 ग्राम इसको दे देते हैं। नॉर्मली हम 100 भी यूज करते हैं। इसके बाद जैसे हमने दिया था आफ्टर 2 आवर ग्लूकोज, दोबारा से हम टेस्ट करेंगे जिसको हम बोलते हैं पोस्ट पेंडल ग्लूकोज टेस्ट। खाना खाने से पहले कर देना, मतलब कि फास्टिंग ब्लड, जिसको आप बोलते हो फास्टिंग ब्लड शुगर। खाना खाने के 2 घंटे बाद कर देना, इसको हम बोलते हैं पोस्ट पेंडल। और अगर पेशेंट कभी भी आ जाता है वो बता नहीं पा रहा है कि कितना टाइम पहले खाना खाया था या खाना खाया भी था या नहीं खाया था, तो उसको हम बोलते हैं RBS। RBS मतलब रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम ब्लड शुगर मतलब कभी भी ब्लड शुगर का लेवल असेस कर लेना, उसको हम क्या बोलते हैं? रैंडम ब्लड शुगर बोलते हैं। ठीक है, इसके आगे बात करें तो इसके आगे हम शॉर्ट में ही जाएंगे, बाकी डिटेल में हम पेज के अंदर पढ़ेंगे। तो शॉर्ट में हम बात करें तो शॉर्ट में ये बात होती है कि जैसे ही मैनेजमेंट पर हम चल लेते हैं कि मैनेजमेंट क्या करते हो, तो डायबिटीज चाहे नॉर्मल हो चाहे प्रेगनेंसी के अंदर हो कभी भी हो, या 2 कंडीशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जब भी ऐसी कोई कंडीशन हो जाए, या तो हाइपरटेंशन की बात आ जाए या फिर डायबिटीज मेलिटस की बात आ जाए। पहला जो मैनेजमेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट, वो होता है डाइटरी मैनेजमेंट। क्या होता है? डाइटरी मैनेजमेंट। तो इसके अंदर डाइट मैनेज की जाती है हमें, राइट। इसमें आपने सुना भी होगा या आपने डायबिटीज के जितने पेशेंट देखे होंगे उनको बोला जाता है कि भाई ऐसा कार्बोहाइड्रेट डाइट ज़्यादा नहीं लेनी है, राइस नहीं खाने हैं, आलू नहीं खाना है, मीठी चीज़ नहीं खानी है, वही डाइटरी कंट्रोल होता है। ये सबसे पहला हम स्टेप में मैनेज करते हैं।
सेकंड होता है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, तो इसके अंदर हम करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। क्या करते हैं? मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हम बात करें तो मेडिकल मैनेजमेंट में प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, तो प्रेगनेंसी में हम क्या करते हैं? इंसुलिन देते हैं। और इंसुलिन जो होता है वो कौन सा इंसुलिन देंगे? रेगुलर इंसुलिन देंगे। कौन सा इंसुलिन देते हैं? रेगुलर इंसुलिन देते हैं। ठीक है, तो इंसुलिन हम देके देखते हैं। नेक्स्ट मैनेजमेंट की हम बात करें तो मैनेजमेंट क्या हो सकता है? एक्सरसाइज हो सकती है। क्या हो सकता है? एक्सरसाइज हो सकती है, जिसके अंदर ब्रिस्क वॉकिंग एंड स्विमिंग। ब्रिस्क वॉकिंग क्या होता है? तो ब्रिस्क वॉकिंग में होता है कि नॉर्मल थोड़ा सा जो हम नॉर्मली चलते हैं उससे थोड़ा सा तेज चलना, दौड़ भी नहीं लगाना है और धीरे धीरे भी नहीं चलना है, उसके मॉडरेट लेवल में जो चलना होता है उसको हम बोलते हैं ब्रिस्क वॉकिंग। जबकि स्विमिंग तो आप सब लोग जानते होंगे कि स्विमिंग करानी चाहिए। उससे क्या होता है? तो उससे इंसुलिन जो होता है उसका रिलीज इंक्रीज होगा, इंसुलिन जो होगा वो रिसेप्टर पे काम करेगा, ग्लूकोज की डिमांड बढ़ेगी। तो ये डिजीज जो होती है ये दो तरीके से बिना डर के मैनेज हो सकती है। टोटली मैनेज नहीं हो सकती, इंसुलिन तो देना ही पड़ता है, बट थोड़ा सा ठीक हो सकता है। वो सबसे पहले रेक्टी मैनेजमेंट का हम ध्यान रखते हैं, एक्सरसाइज हम करवाते हैं और फाइनली हम क्या कर देते हैं? तो ड्रग दे देते हैं जिसका नाम होता है रेगुलर इंसुलिन। ठीक, जब भी आपने डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट का सुना होगा, तो डायबिटीज अगर किसी भी पेशेंट को हो जाता है तो इसके अंदर एक प्रॉब्लम आती है, हीलिंग प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम आती है? हीलिंग प्रॉब्लम। अगर डायबिटीज वाले पेशेंट को, शुगर वाले पेशेंट को कभी भी आप देखोगे उसके कोई वुंड हो गया, इंजरी हो गया, तो हीलिंग में काफ़ी ज़्यादा ही टाइम ले लेता है, मतलब कि हीलिंग जल्दी नहीं हो पाती है पेशेंट के अंदर। क्यों नहीं हो पाती है? तो आप बताते हो कि डायबिटीज पेशेंट जो होता है इसके अंदर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती है, ठीक, या फिर शुगर कंटेंट जो होता है उसके साथ ब्लड सप्लाई होती है, तो आप बताते हैं कि इसके अंदर हीलिंग में दिक्कत आ जाती है। हीलिंग में दिक्कत आ जाती है तो आपको क्या करना चाहिए? तो जीडीएम मदर के अंदर या जिसको भी डायबिटीज हो रखा हो ऐसी फीमेल के अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा यूज करना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा आपका कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करें, तो आपका आंसर हो जाएगा कि कंबाइंड पिल्स यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंबाइंड पिल्स यूज कर सकते हैं, या फिर बैरियर मेथड यूज कर सकते हैं। पूछा जाए कौन सा मेथड, तो बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। तो आप बताते हैं कि इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो होते हैं, क्या होते हैं? इंट्रायूट्राइन डिवाइस, वो हम यूज नहीं करेंगे। जैसे कि कॉपर टी नाम सुना होगा आपने, ये हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो होता है ये क्या कर सकता है? ये इंजरी कर सकता है। और इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट अगर आपसे पूछते हैं कि आईयूडी का मोस्ट कॉमन, इंट्रायूट्राइन डिवाइस का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट बताओ, तो वो क्या होता है? ब्लीडिंग। और हमें पता है कि अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज हो रखा हो तो इसके अंदर हीलिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, हीलिंग बहुत डिलेड होती है। तो आईयूडी यूज करेंगे क्या इसके अंदर? तो आंसर होगा बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। कौन कौन से मेथड चॉइस होते हैं हमारे, कौन सा यूज कर सकते हैं हम? तो पहला होता है कंबाइंड पिल्स, दूसरा हो जाता है बैरियर मेथड, ये हम इसके अंदर यूज करते हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये एक शॉर्ट तरीके से हमने बताया है कि इस तरीके से हम पढ़ेंगे कि डेमो का मतलब ही क्या होता है। तो डेमो का मतलब यही होता है कि तुम्हें असेसमेंट करना है, तुम्हें देखना है कि हाँ सामने वाला अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसके बेसिस पे आपको एडमिशन लेना होता है। बाकी टेंशन किसी चीज़ की लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी तुम्हें पढ़ाएगा वो पूरे परफेक्ट तरीके से पढ़ाएगा, ठीक है। लगभग जो भी टीचर हैं अपने पास वो सारे के सारे 4 से 5 साल एक्सपीरियंस के साथ हैं, कि 4 से 5 साल एक्सपीरियंस के साथ ही हैं सारे के सारे टीचर। तो हम बताते हैं कि सबका तुम्हें टेंशन लेने की कोई दिक्कत ही नहीं है, सबका समझ में आएगा, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं अपने पास, सबका समझ में आएगा। जो भी आप एग्जाम दोगे उसके बारे में बताया जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, आपको आंसर कैसे भरना है, सारी की सारी चीज़ें आपके क्लास में डिस्कस की जाएगी। प्रॉपर क्लास में ही नोट्स बनवाए जाएंगे कि जैसे हम क्लास स्टार्ट करेंगे पहले समझाएंगे, इसी तरीके से फिर प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, जैसे जैसे मैं बोर्ड पे लिखता रहूँगा और आपको
आपको फिर मैं टाइम दूंगा कि अब आपको लिखना है, उस टाइम पे आपको लिखना है। जब हम समझ रहे हो तब ओनली समझना ही है, लिखते टाइम नहीं समझना है, वरना कि समझ में ही नहीं आता है जब हम लिखते रहते हैं तो। इसमें लिखना चाहोगे तो आप बाद में लिख सकते हो, आपके पास रिकॉर्डेड पड़ा है, 2 घंटे बाद देख लो उसको, दोबारा से लिखना चाहो तो। समझना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है अभी कंपटीशन और भी बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो जितना हो सकेगा उतना अपन अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेंगे जो एग्जाम में पूछी जाती है या जो एग्जाम में पूछा जा सकता है उसके बारे में हम डिस्कस करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। बस आपको क्या करना है, तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे समझना है, और सारी चीज़ें अगर समझ में आ जाती है तो उसके बाद लिखने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लिखने में तो सारा कंटेंट लिखा हुआ पहले से ही पढ़ा है, बुक्स में पढ़ा है, तुम्हारे एनक्लेव्स हो गए, सॉन्डर्स हो गए, इनमें सब कुछ लिखा हुआ है। बट आपको क्या करना है, तो आप कोचिंग क्यों ज्वाइन करेंगे, तो आपका काम एक ही होना चाहिए कि समझ के ही जाना है कुछ ना कुछ, राइट। इसके बाद जैसे हमें दूसरी क्लास हम अपलोड करेंगे तो उसमें हम फार्माकोलॉजी के बारे में कुछ डिस्कस कर लेंगे, या फिर फार्माकोलॉजी अपन बिल्कुल नो टेंशन होके आना है बिल्कुल, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में। दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक। थैंक यू सो मच।